वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सबका मैं आदेश कुमार सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं शुक्ला एजुकेट चैनल पर। प्यारे मित्रों, जैसा कि जानते हैं हम लोग की एक चेंज चल रही है, परिचर्चा का क्रम हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए कल के इन पूर्व के लेक्चर में हम आप डिस्कस किए थे कि टीजीटी के सिलेबस के संबंध में पूर्ण रूप से एक गहन परिचर्चा हुई। आज के क्रम में हम ये जानने वाले हैं पीजीटी। जैसा कि आप जानते हैं पीजीटी जब आप क्रैक कर पाएंगे तो एक आप लेक्चरर के रूप में आपकी जो है जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कक्षा 11 और 12 के कक्षाओं में आप एक शिक्षक की भूमिका को अदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में जो सिलेबस है लगभग 80% सिलेबस क्या है, सिमिलर है, बराबर हैं। लेकिन उसमें लेकिन है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल की परिचर्चा है और 2 से 3 थिंकरों की क्या है वृद्धि हो चुकी है, इन क्या है इस सिलेबस में और बढ़ चुके हैं। और कुछ और बातें हैं जो गूढ़ बातें हैं, उनको क्या है आज के लेक्चर में हम आप पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो दिया है भूगोल की परिभाषा, पहले पॉइंट पे हम आते हैं, भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। अब वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेज इन ज्योग्राफी, एकदम बहुत ही तल्लीनता के साथ एक एक शब्द को आप समझिए, एक एक शब्द को आप समझिए। वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेज इन ज्योग्राफी, वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेज इन ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी में विशेष क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण भी क्या है, भूगोल का एक पार्ट है। पर्यावरण क्या है, भूगोल से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उसी पार्ट है। अब हम बात करते हैं भूगोल की परिभाषा। विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं, सिद्धांतकार हैं, वो अपने मत के अनुसार परिभाषाओं को दिए हैं। लेकिन आमतौर पर आप इतनी बात को गंभीरता से समझिए, जैसे अगर हम बात करें कि टीजीटी पीजीटी में डिफरेंस क्या है, तो टीजीटी पीजीटी में मूल रूप से डिफरेंस यही है कि टीजीटी प्रक्रिया के दौरान यानी परीक्षाओं के दौरान जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप क्या है 9 और 10 के बच्चों को क्या है पढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो आपका एक लेक्चरशिप के रूप में 11 और 12 के छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, यह अंतर है। लेकिन और सब मॉडल चीज है, सिलेबस लगभग यानी लगभग 75 से 80% सिलेबस सेम है। लेकिन एक और बात यही समझ लेना चाहिए हमको आपको कि देखिए ये प्रश्नों की जो प्रकृति है, आप नियर अबाउट ऐसे ही समझिए कि जैसे जो भी गणित या साहित्य की चीजों को आपने कक्षा 7 और 8 में पढ़ा है तो 9-10 में थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। यानी जो यहाँ पे हम बात करें प्रश्न की, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न की, तो प्रश्न की यदि हम बात करते हैं प्रश्न की कि इनकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी प्रश्नों की, इनकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसको मूल रूप से आप ध्यान दीजिए कि जैसे कुछ जो लेबल है पीजीटी में, जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, पीजीटी में बढ़ जाएगी संख्या किसकी, पीजीटी में जैसे आप यूं समझिए तथ्यात्मक क्वेश्चनों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। और जैसे कि कथन कारण के साथ साथ आपको कई फैक्ट, एक ही प्रश्न रहेगा उसमें कई फैक्ट दिए जाएंगे, ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। और आप यूं समझिए थोड़ा सा और गहराई में आपको जाना पड़ता है। ज्योग्राफी के पीजीटी के सिलेबस में या पीजीटी को क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टीजीटी में गहराई कम है,
उसमें भी गहराई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, और अधिकांश जो है गहनता के साथ, गंभीरता के साथ आपको विषय वस्तु की, गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए, आपको विषय वस्तु को स्टडी करना पड़ेगा। कहाँ पे? पीजीटी में। अब क्वेश्चन भी लगभग नियर अबाउट फैक्ट से भी जुड़े रहते हैं पीजीटी के अंदर, लेकिन इनकी प्रकृति थोड़ा सा बदल जाती है, गंभीर प्रश्न और गंभीर हो जाते हैं। हाँ, टीजीटी के जो प्रश्न है उसी को समझिए क्या है, और गंभीरता को लेकर के ये प्रश्न की प्रकृति जो है और जटिल हो जाती है। यानी क्या है कि उसमें मान लीजिए निम्न में से अगर बात करें कि निम्न में से कौन कथन सत्य है, अब ध्यान दीजिए, निम्न में से, देखिए हम क्वेश्चनों की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर आप बात करें निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य, ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है, यह प्रश्न हो गया। अब आसानी से बातों को समझिए कि निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। अब आप समझिए कि भूकंप को उठा लिया, भूकंप के टॉपिक से क्वेश्चन बना लिया। अब यहीं पे देखिए समझिए कि भूकंप मूल कहाँ स्थित होता है? अब ऐसे आप समझिए कि भूकंप मूल पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें तो ये जो यल तरंगे हैं पृथ्वी की सतह के नीचे जनरेट होती हैं। ऐसे पी तरंगों की एक विशेषता दे दिया, ऐसे जो है यस तरंगों की विशेषता दे दिया। तो आप जानते हैं, मैंने जो अभी बताया कि जैसे जो यल तरंगे हैं वो पृथ्वी की सतह के ऊपर जनरेट होती है, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे केवल पी और यस तरंगे जनरेट होती है। यानी जब तक आप पूरी बात नहीं जानेंगे, उसी में से एक और फैक्ट दे दिया तथ्यों के रूप में, वाक्य के रूप में, कि वह कौन सा पृथ्वी की सतह के नीचे क्षेत्र है जहां पे क्या है, शैडो जोन है यस तरंगों के लिए या पी तरंगों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोनों के लिए शैडो जोन अलग अलग है, यानी दोनों लोग क्या है, पर्टिकुलर पी तरंगों के लिए, एस तरंगों के लिए शैडो जोन अलग अलग है। 103 से 142 पी तरंगों के लिए, और पूरा 103 से लेकर के, अगर पृथ्वी को हम 2 हिस्सों में बांटें तो 103 से लेकर के, अगर ऐसे बांट दें हम, 103 से लेकर के पूरा 103 तक, यानी किसका है भाग, तो हम बात करेंगे यस तरंगों की, वो शैडो जोन है। अब वहां पे भी जो पी तरंगे हैं, जो छाया क्षेत्र है उसको हम कहते हैं शैडो जोन है, वहां पे पी तरंगे यस तरंगे गतिशील नहीं होती। आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि सर ऐसा क्या है कि गतिशील नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस पर अभी भी क्या है, रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, नए जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं और रिसर्च है वो अभी अपेक्षित है, आना बाकी है कि क्यों ऐसा होता है। इसके विषय में अभी कोई भूगोल जगत के पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया प्रश्नों की प्रकृति के बारे में, यानी प्रश्न वही रहेंगे, अरे सेम वही नहीं रहेंगे, गंभीर प्रश्न होंगे टीजीटी की अपेक्षा कंपैरिजन में, हाँ कंपैरिजन में जैसे गंभीर प्रश्न होते हैं। इतनी बात आपको जो है समझना होगा और जानना होगा। आगे की हम बात करें, अब हम मूल रूप से आते हैं भूगोल की परिभाषा पर। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं अपने मत दिए, उन मतों को क्या भूगोल की परिभाषा से जोड़े। अभी मैंने बात किया कि वेरियस टाइप ऑफ, एक वृक्ष कई शाखाएं, एक वृक्ष कई शाखाएं। तो जो अपना भूगोल है एक विषय है, एक साइंस है, विज्ञान है, कौन, यही भूगोल, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ज्योग्राफी के अंदर जो भी वैज्ञानिक जो नियमावली है, जैसे विज्ञान की जो नियमावली है, अगर कोई भी तथ्य हो, सिद्धांत हो, कॉन्सेप्ट हो, अगर
ज्योग्राफी के अंदर वैज्ञानिक मानकों को पूरा नहीं करता तो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं होगा, वो क्या है, ज्योग्राफी से अलग कर दिया जाएगा। इतनी बात भी आप इसको जानते रहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखिए बहुत एक ऐसे सिंपल समझिए कि भूगोल है वह विज्ञान सम्मत विषय है जो मानव तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी जियोफिजिक्स द्वारा प्रूव है। और इसी के संबंध में, भूगोल के संबंध में, परिभाषाओं के संबंध में कई ऐसे लेखक हैं या विचारक हैं, उनके मत हैं, उनको आपको जानना होगा कि जो है वो जो लेखक हैं जैसे टालमी महोदय हैं या ऐसे ढेर सारे विचारक हैं, सिद्धांतकार हैं, वो जो है रटजल महोदय हैं, हम्बोल्ट महोदय हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दिया, अपनी बात क्या कही। अगर ज्योग्राफी के परिभाषा के संबंध में कभी कभी ठीक यही परिभाषा ही आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब क्षेत्र की हम बात करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप इमेजिन करिए कि आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप तो घर और बनवा सकते हैं, अभी अनुमति नहीं थी, अब खरीद सकते हैं जमीन वगैरह, पहले अनुमति नहीं थी। हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में हम आप निवास करते हैं तो यहाँ पे छतें इस तरीके से होती हैं, जैसे छतें क्या होती है, एकदम स्मूथ होती है, यानी सिंपल होता है, समतल होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर वगैरह में, हिमाचल की हम बात करें या उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पे क्या है, ऐसे समतल छत नहीं ढाली जाती है। मकान के जो छत होते हैं आमतौर पर क्या समतल नहीं ढाली जाती है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्यों, तो देखिए अगर आप समतल जो है ऐसे ढाल देंगे फिर क्या होगा, जब बर्फबारी होगी ढेर सारे बर्फ उस पर क्या आके रुक जाएंगे और उसका क्या है, ओजन बढ़ जाएगा और छत क्या गिर जाएगा। और छत की प्रकृति ऐसे होती है, इमेजिन करें जो छत की प्रकृति होती है, जो छत की प्रकृति होती है हिमाचल में, उत्तराखंड में ऐसे होती है, ऐसे माने ढलुआ टाइप में होता है, इस तरीके से होता है। छत क्या है, इस तरीके से ढाला जाता है। क्यों, जब बर्फ पड़े फिसल के नीचे गिर जाए, बर्फ पड़े, देखिए बर्फ पड़ रही है फिसल के नीचे गिर जा रही, अब ऐसे कर देंगे तो बर्फ उसे आके जम जाएगी, स्थिर हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, छत गिर जाएगा, सिंपल बात। तो क्या हो गया, ये प्रादेशिक भूगोल हो गया, रीजनल ज्योग्राफी। वेरियस टाइप ऑफ क्या है, ब्रांचेज हैं, विभिन्न प्रकार की जनसंख्या भूगोल है, कई ऐसी शाखाएं जो है विषय क्षेत्र की बात हो रही, तो की ज्योग्राफी पर्टिकुलर पूरे समिष्टि में है, पूरे क्या है होल में। अगर हम भारत की बात करें, जैसे क्षेत्र कैसे आप समझ पाएंगे, अगर हम भारत की बात करें कन्याकुमारी से लेकर के पूरा उधर जो है जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी छोर तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक, ये भारत का परिक्षेत्र क्या फैला हुआ है। वैसे ही ये ज्योग्राफी है और ये भूगोल का परिक्षेत्र विषय क्षेत्र कहां कहां तक, इसके विषय में आपको जानना। पहली चीज हम बात कर रहे थे परिभाषा, विभिन्न विचारकों ने, विद्वानों ने परिभाषा के संबंध में अपनी मूल बातें क्या बताई जो कि अलग अलग हैं, वो जानना होगा, यही पर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, अगर हम कहा विषय क्षेत्र ज्योग्राफी कहां तक फैला हुआ है, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान है, जनसंख्या भूगोल, सब तो फैला है, पूरी जो है फैला है। और पर्टिकुलर एक रीजन की, जैसे हम बात करते हैं हमारे आपकी परीक्षाओं में है वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट है, पोर्शन है, लेकिन आमतौर पर भारत के संदर्भ में हम विशेष बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे भारत की मिट्टी कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, और आमतौर पर भारत की परिवहन और इंडस्ट्री का सिचुएशन कैसा है, भारत की भौगोलिक संरचना कैसी है, भारत का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वेरियस ऑफ मिनरल साल्ट इन इंडिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन क्या है, ये भारत का, आप तो भारत के भूगोल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे वैश्विक भूगोल की बात करेंगे, विश्व स्तर की अगर हम लेके बात करेंगे तो ये रीजनल ज्योग्राफी में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में है, इसको हम अलग तरीके से देखेंगे। फिर हम बात आते हैं वहीं पे, आपको हम समझा रहे थे। अब देखिए इसमें कुछ विचारक, जैसे लिखा है स्क्रीन पे,
भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न विद्वानों की अवधारणा, मैंने वही सिद्धांत मैंने जो जिक्र किया था। हमबोल्ट महोदय हैं, रिटर महोदय हैं, बड़े ही प्यारे हैं, अपने पूरे जीवन भर रिटर क्या है, संघर्ष करते रहे। जो आज आपकी दुनिया दिखाई दे रही है, अपने भारत की हम बात करें, विभिन्न प्रकार के जो अपने भारत की जो है चीजें आज आप देख रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, धकाधक मोबाइल चला रहे हैं, तमाम ऐसे रचनात्मक कार्य खुद के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए भी कर रहे हैं, ठीक। लेकिन उम्मीद करिए कि ये विभिन्न कुर्बानियों का फल है, अनेक कुर्बानियों का फल है। ये विभिन्न प्रकार के जो है आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, पटेल जी, या ढेर सारे ऐसे, अंबेडकर जी, गांधी जी, तमाम। तो ये क्या है, ये इनके वजह से आप सुरक्षित हैं और आप क्या है, देश और समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता, अफगानिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं, आपको हम इशारा कर दे रहे हैं। कहने का अर्थ है, जो हम आपको ये समझा रहे हैं, इसका अर्थ है कि एक आइडियोलॉजी, एक थीम है, विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं उनकी थीम, और इस थीम को आपको जानना होगा, इस थीम को आपको पकड़ना होगा। और जब ये थीम आप जान लेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे हमबोल्ट महोदय की, रिटर महोदय की, पूरी जिंदगी खपा दी है। रिटर महोदय क्या है, रिटर हैं, वेगनर साहब हैं, पूरी जिंदगी समर्पित कर दिए हैं विभिन्न प्रकार के। हम आपको थैंक यू होना चाहिए, ऐसे मेमोरीज थी देश की, जो देश के लिए समर्पित हो गई, समर्पित कर दी अपनी पूरी जिंदगी ही। और आज हम आप क्या है, सामान्य खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट हमारे देश के अंदर पॉवर्टी है, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं, अपना देश कोशिश तो कर रहा है। तो उसी के संबंध में हम बात कर रहे थे कि रिटर महोदय, रेटजल महोदय, हैटनर, डेविस और बाइडल डी ला ब्लास, कार्ल सावर, पीटर हैगेट, विलियम बुंगी, हार्वे और स्मिथ, इन सभी विचारकों के सिद्धांतों के विषय में पढ़ना। इतनी बात आप जानिए, इन सभी के क्या है, सिद्धांतों के विषय में पर चर्चा करना है, हमको आपको पढ़ना है। और आगे हम बात करें नियतिवाद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नियतिवाद के जनक कौन है, इसके विषय में जानना है। कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो नियतिवाद का समर्थन करते हैं, उसके विषय में जानना है। संभववाद क्या है, नवनियतिवाद क्या है, यानी नियतिवाद का नया चेहरा है, मॉडिफाई चेहरा। हाँ, तो हम लोग भी क्या है, तमाम प्रक्रियाओं से क्या अपने सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ाते रहते हैं, वैसे ही नियतिवाद का क्या बदला चेहरा है। पूंजीवाद था, तो जो पूंजीवाद था तो तमाम प्रकार के जो नागरिक थे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, वो क्या है, शोषण का एक चेन शुरू हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1930 के बाद कल्याणकारी जो है पूंजीवाद का जन्म हुआ। आज जो आप पूंजीवाद पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, ये सामान्य पूंजीवाद नहीं, ये कल्याणकारी पूंजीवाद है। यानी क्या है, विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी करती है, किसके लिए, मतलब पॉलिसी मतलब योजनाएं लाती है, स्कीम लाती हैं उन व्यक्तियों के लिए जो समाज में सबसे पिछली कतार में खड़े हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा है, ये सब पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। अरे भैया, एक कल्याणकारी पूंजीवाद की तरफ कोई भी समाज यदि नहीं बढ़ेगा तो वो समाज ही क्या विलुप्त तो हो जाएगा। हाँ, इतनी बात समझिए। सबको क्या है, सहज भाव से जीवन यापन करने का अधिकार है और बेहतर करने का अधिकार है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे नियतिवाद, उसका चेहरा बदल गया, नए विचारक आ गए, नए सोच वाले आ गए हैं। जैसे हम लोग हैं, अब जो आप लोग हैं, तो आपकी पीढ़ी के बाद जो नई पीढ़ी आएगी, तो कोई गारंटी है कि आपके विचारों से तालमेल बैठाएगी, बैठेगा, लेकिन कम से कम बैठेगा। यानी तालमेल क्या है, पीढ़ियों का, जनरेशन, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। सब कुछ वही, सूरज वही, चांद वही, धरती वही, विचारों में अंतर। बात को बहुत ही, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए। मैं समझता हूं ये जो मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपकी ज्योग्राफी की समझ को मजबूत करने के लिए केवल एकमात्र उद्देश्य है, केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी ज्योग्राफी की समझ क्या मजबूत हो जाए। और जब आपकी ज्योग्राफी की समझ बेहतर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्वेश्चन वैसे धक्का धक होगा,
आइए हम बात करते हैं नियतवाद का बदला चेहरा, नए विचारक, नए सिद्धांतकार और नई जो है थीम आ गई है, नई आइडियोलॉजी आ गई, नव नियतवाद हो गया। अब संभववाद, इसमें भी कुछ विचारक हैं, उनकी चीजों को पढ़ना है, एवं पर्यावरण कारक और परिस्थिति तंत्र, यानी पर्यावरण से जुड़ी हुई, जैसे हम बात करें भारत में खूब अंधाधुंध कटाई 1960 के बाद वनों चलता, 1980 तक आते आते क्या है तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ती चली गई। अभी वनों कटाई हो रही, लेकिन क्या है लोगों के अंदर जागरूकता आया और लोग जो है जब जागरूकता आया तो लोग कोशिश करने लगे कि नहीं, हमें वनों को कटाई तो मान लीजिए भाई विशेष जरूरत करना ही पड़ रहा है, लेकिन हम वनों को लगाएं। तो अब देखिए पूरा जो है एक स्कीम के तहत भारत सरकार, विभिन्न प्रकार के राज्य सरकारें वनों के संवर्धन के लिए, वनों की वृद्धि के लिए, वनों के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। तो पेड़ लगा रहे हैं, लगाना भी चाहिए। तो इतनी बात याद रखिए, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों को समझना होगा। इसी में आपका आ जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, सब इसी में आ जाएगा। तो इतनी बातों को यहाँ पे समझना होगा। आगे हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, जैसा कि हम लोग बात किए थे, जैसा क्या है हम लोग बात किए थे और उस संबंध में बात हम लोग परिचर्चा कर रहे थे। तो देखिए परिचर्चा के क्रम में काफी कुछ बातें हम लोगों ने की, लेकिन आज वो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूं, वो डिफरेंस भी आप पकड़ लें और कुछ चीजों को जान लें और बेहतर तरीके से। आइए बात करते हैं भौतिक भूगोल। अब वही बात उसमें कि स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे महाद्वीप बने, इसमें क्या वेगनर का पूरा सिस्टम आएगा। इसके बाद खनिज एवं चट्टाने, चट्टान जैसे अवसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, रूपांतर का भी पूरा रूपांतरण होता है। हाँ, जैसे हम लोग क्या है तमाम ऐसे भाई बहन हैं तो क्या है कि वो अपना चेहरा जो मॉडिफाई कराते हैं, या कुछ ऐसे नागरिक भी अपने देश के भी हैं जो यूरोप वगैरह में चले जा करके अपना नाक वगैरह अगर टेढ़ी रहते सही करवाते हैं। हाँ, तो वही मॉडिफाई रूप है, यानी रूपांतर का भी रूपांतरण होता है। हाँ, मॉडिफाई होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे चट्टाने हैं तो इसके विषय में हमें बात करना, भू संचलन। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आया है भू संचलन, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे, ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह के नीचे तमाम ऐसे बल कार्य करते हैं, तमाम ऐसे क्या है बल कार्य करते हैं, जो क्या है पृथ्वी के संरचना पर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे वोल्केनो का इरप्शन है, भूकंप है, अंतर्जात बल। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह के नीचे जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। एक होता है आकस्मिक बल, एक होता है पटल विरूपणी बल। यानी ये जो विभिन्न प्रकार के वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, कोई अचानक से कोई घटना घट जा रही है, ये क्या पृथ्वी की सतह के नीचे जो ये अंतर्जात बल है, जो उसका एक रूप है, वो रूप है आकस्मिक बल, उसके वजह से ये सब होता है। और पटल विरूपणी बल, पृथ्वी की सतह पर एक लंबे समय बाद कोई विशेष परिवर्तन हो जाए वो पटल विरूपणी बल के द्वारा होता है, जो कि धीरे धीरे काम करता है। तो उसके विषय में हमें पढ़ना है और पढ़ना है इसी से जुड़ी हुई जो भू संचलन के चीजें हैं। इसमें आप आसानी से समझिए कि जैसे अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के अपक्षय, अपर्दन, इतनी बात तो समझ रहे हैं ना। नदियां क्या है, जब अपने ऊंचाई जहां से फॉर्मेशन होता है, जब अपने शुरुआती मार्ग में रहती है, आगे की तरफ बढ़ती है, विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर, गाद, अवसाद को साथ लेके चलती है, रास्ते में जो हो लिया सबको साथ लेकर के आगे बढ़ जाती है, अपर्दन कर देती हैं, विभिन्न प्रकार के मिट्टियों का कटाव हो जाता है। तो इन सब किस कारण होता है, कह रहा है कि यही सब बातों के यहाँ पे आसानी से पढ़ना है। ज्वालामुखी एवं भूकंप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी और भूकंप के विषय में पढ़ना है। और आदतन सिद्धांत बलन एवं भ्रंशन और उनसे उत्पन्न अस्थलाकृतियां, यानी बलन स्पष्ट कह रहा है कि बलन और भ्रंशन से उत्पन्न पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में पढ़ना है।
अपर्दन चक्र एक साइकिल होती है, जैसे कि आप देखेंगे आग्नेय शैल अवसादी, आग्नेय शैल टूटेगा अवसादी में, अवसादी भी टूटेगा रूपांतरण में, फिर रूपांतर का पुनः रूपांतरण होगा, फिर वो आग्नेय शैल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जब हम डीपली पढ़ाएंगे लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि अपर्दन चक्र यानी क्या है, भू आकृति छापे भूमिगत जल, वायु और समुद्र एवं हिमनद के कार्य एवं संबंधित अश्लाकृतियां। कहने का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के हिमनद हैं, हिमनद के कार्य, नदी के कार्य हैं, तमाम प्रकार के, जैसे ये समुद्र का जल है, इसका क्या क्या कार्य है, फंक्शन है, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी में या जो है ह्यूमन के उपयोग के लिए, इसके संबंध में हमको बात करना है। आप धकाधक नंबर 6 का नल का इंडिया मार का पीते हैं, पानी पीते हैं ना, तो आपने कभी सोचा कि पानी आता कहाँ से है? पानी पीजिए, नहाइए, जो भी काम करना हो करिए, लेकिन क्या है, पानी का दुरुपयोग न करिए। हाँ, कुछ ऐसे भाई बहन नल खोल देंगे निकल जाएंगे, तो नल ना खोलिए। क्यों? पानी बचाइए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, जो नई पीढ़ी उसके लिए। आप जान रहे हैं जल संकट बहुत गहरा हो गया। डरबन दक्षिणी अफ्रीका का एक जो है नगर है, जल संकट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वहीं पर आ गया है, बहुत दिक्कत हो रही। अपने राजधानी में साउथ दिल्ली के अंदर जो है जल की कमी हो गई है। विभिन्न प्रकार के जो क्या है, लोग टैंकरों से या छोटे छोटे बाटलों के रूप में जल का प्रयोग करते हैं, बहुत दिक्कत आ गई। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो, जल संकट को क्या है, जल से मतलब संचय करिए, कोशिश करिए। आप कहेंगे हमारे करने से क्या हो जाएगा? अरे आप भारत की इतनी अहम कड़ी है, तो आप करने से क्या नहीं हो जाएगा? एक अकेले तो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जाके हिटलर तक खिला दिए, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जल संचय करेंगे, हम करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, हैं, तभी ना जल बचेगा। ये सबका है भाई, जल सबका है और सबकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपर्दन चक्र से विभिन्न प्रकार की जो अश्लाकृतियां, इनके संबंध में पढ़ना है। और भूमिगत जल का स्रोत कहाँ कहाँ है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे जानना चाहे कि भूमिगत जल, संतृप्त जल, असंतृप्त जल का परिच्छेद कहाँ पे है, कहाँ से जल हम लोग 6 नंबर इंडिया मार का नंबर से थका धक निकाल के पीते हैं, रिश्तेदार वगैरह आ गए तो उनको भी पिलाते हैं। उसी के संबंध में आपको जानकारी कंठस्थ करना है, और यही इससे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। तो पूरा जो है एटमॉस्फेयर, सूर्य तप, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के, पृथ्वी की सतह पर कहीं तापमान कम है, कहीं ज्यादा है, क्यों है, इसके संबंध में आपको गंभीर अध्ययन करना होगा। और तापमान की विलोम की दशाएं, वही पूछ रहा है। वायुदाब पेटियां एवं पवन, कहीं निम्न वायुदाब है, कहीं अधिक वायुदाब है, इसके संबंध में आपको पढ़ना होगा। वायुदाब पेटियों का खिसकाव, जब आपने बचपन से सुना होगा सूर्य उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया, अरे ऐसा नहीं होता है। सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो पृथ्वी की गतियों के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है। ये सब जो कुछ होता है वो पृथ्वी की गतियों के कारण होता है। आगे की हम बात करें उनका प्रभाव, इसको आर्द्रता, यानी जो विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु है, इनकी आर्द्रता सीमाएं हैं या संतृप्त वायु क्या है, उसी के संबंध में पूरी बात जो है पूछ रहा है और हमको आपको जानना है। वर्षण के प्रकार, वर्षा कैसे होती है, वर्षा क्या है, कितने रूपों में, यानी वर्षण के प्रकार का मतलब क्या है, जब आ गया तो वर्षा कैसे होती है, संवहनी वर्षा होती है, चक्राती वर्षा होती है, प्रतिचक्र, कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं, इसके विषय में पूरी बातों को जानना होगा। इसके बाद है बादलों के प्रकार। विभिन्न प्रकार के जो बादल हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या है, विभिन्न प्रकार के बादलों का क्रम है। उन बादलों के विषय में, विभिन्न प्रकार के जो बादल, उनके विषय में पढ़ना है। शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति, गतिविधि एवं मौसम पर प्रभाव। यानी शीतोष्ण जानते हैं, अपनी जो पृथ्वी 3 कटिबंधों में बटी हुई, उष्ण कटिबंध जहां
बारह मास गर्मी गर्मी, शीतोष्ण कटिबंध जहां ठंडी गर्मी दोनों हो, और शीत कटिबंध जहां क्या केवल ठंडी ठंडी हो, ठीक है, जहां केवल ठंडी ठंडी हो, तो उसके संबंध में हम लोगों को बात करना है और समझना है। कोपेन और थार्नथ्वेट, ध्यान दीजिए, कोपेन और थार्नथ्वेट, परेशान ना होइए, थार्नथ्वेट नाम है, जैसे हमारा नाम जो है, आपका नाम जो है एक नाम है। कोपेन और थार्नथ्वेट का विचार जो है पढ़ना है कि उन्होंने जलवायु को बांटा कैसे। कोपेन महोदय भारत के जलवायु के विषय में अलग व्याख्या करते हैं, इसको भी जानना होगा। और इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या है, जैसे हेनरी बुराड महोदय नदियों के आधार पे क्या है बंटवारा करते हैं, हिमालय का वो मानते नहीं, हिमालय बंटवारा नहीं मानते, वो कहते हैं नदियों के आधार पर हिमालय बंटवारा करिए, हेनरी बुराड महोदय। वैसे ही क्या है, कोपेन और थार्नथ्वेट महोदय क्या है, जलवायु का वर्गीकरण करते हैं अपने बेसिक जो है आइडियोलॉजी के आधार पर। आगे की हम बात करें जलमंडल, तो महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता, कहीं लवणता ज्यादा है कहीं कम है, ये सब बातें आपको पढ़ना है। इसके बाद महासागरीय धाराएं, अटलांटिक महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की कौन जलधारा ठंडी है कौन गर्म है, किसके किनारे बहती है, कहाँ मिलती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? इन सब के विषय में आपको जानना होगा। और पर्टिकुलर क्या है प्रश्न आते हैं। ज्वार भाटा, जैसे समुद्र में जल का जैसे कि उफान और फिर गिरना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। इसके विषय में आपको पढ़ना है, ज्वार भाटा कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, तो इसके विषय में आपको पढ़ना है। महासागरीय निक्षेप, अब देखिए विभिन्न प्रकार की नदियां, अच्छा इतना सिमिलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं, अधिकांश नदियां कहाँ फॉर्मेशन होती है, पहाड़ों पर, पठारों पर या झील वगैरह में, लेकिन अधिकांश नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ आती हैं मैदानी भागों में। अब इमेजिन करिए जब कोई नदी अपने उत्पत्ति मार्ग से आगे की तरफ बढ़ेगी तो अपने साथ क्या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, रेत, बालू के कण, मट्टी सब साथ लेके चलती है। इसी को अवसाद कहते हैं, गाद अवसाद, इसी का नाम है गाद अवसाद। तो कहने का अर्थ है इसके विषय में ये पूरी बातों को आपको पढ़ना होगा। तो ये नदियां जब जाती हैं तो कहीं न कहीं मिलती हैं, लगभग नदियां एक दूसरे नदी से मिल जाएगी, फिर जाकर के वो नदी बहाव क्रम में आगे बढ़ती हुई जाती है तो समुद्र में जाके मिल जाएगी, तो अपने साथ जो लाई है उसका तो निक्षेप करेगी ना। तो वो वही कह रहा है कि महासागरीय निक्षेप, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्तियां, ये मूंगे का पूरा आपको जो है स्ट्रक्चर, मूंगा कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या है, इसके विषय में आपको पूरी बातों को क्रमवार समझना है। और ग्रेट बैरियर रीफ को जोड़ करके आप मूंगा को पढ़ेंगे, इतनी बात आप जानिए। उत्पत्ति एवं वितरण तथा पर्यावरणीय महत्व, कहने का अर्थ है जो प्रवाल हैं, प्रवाल का पर्यावरण के लिए रूप में यानी पर्यावरण फ्रेंडली कैसे हैं, पर्यावरण के लिए रचनात्मक कैसे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ढेर सारी ऐसी चीजें हैं प्रकृति स्वयं अपना वो करती है, सेटअप बनाया है ना, नेचर ने खुद ऐसा अपना सेटअप बनाया है कि वो मैनेज करती है, वो क्या है खुद मैनेज करती है, खुद ही ऊंची आकृति पृथ्वी की सतह बनाते, खुद ही उसका अपर्दन करके उसको तोड़ मरोड़ देती है। अरावली पर्वत क्या है, अवशिष्ट पर्वत हो गया, पूरी दुनिया का क्या है सबसे पुराना पर्वत है अवशिष्ट अपना अरावली पर्वत। लेकिन क्या है ये पर्वत अब क्या है, जितनी हमारी आपकी ऊंचाई है इतनी इतनी उसमें क्या है गहरी गहरी खाइयां पड़ गई हैं, क्यों, बरसात की वजह से अपर्दन हो गया है। वहां के क्या है जो कण है उसके बार बार बारिश, लाखों करोड़ों वर्षों बारिश हो रहा है, धीरे धीरे क्या उसमें क्या है जो गड्ढे पड़ गए, हमारे आपकी जितनी ऊंचाई इतने इतने गड्ढे हो गए, अवशिष्ट रूप में विद्यमान है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत को किसने बनाया, नेचर ने, नष्ट कौन कर रहा है, नेचर। इतनी बात आपको कम से कम समझना होगा। तो आगे की हम बात करें तो इसके विषय में आपको पूरी बात जो है जानना होगा। चलिए आइए आगे की तरफ हम बात करते हैं। जैव मंडल, वनस्पति के प्रकार एवं विश्व वितरण, सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व।
जैसे जो हरे भरे वन होते हैं उनका पर्यावरण महत्व होता है। वेरियस टाइप ऑफ प्लांट इन, ध्यान दीजिए, वेरियस टाइप प्लांट, जैसे विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं विश्व पर क्षेत्र में कैसे पाई जाती हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ कि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरा समग्रता में 6 महाद्वीप और जितने महासागर हैं सबको क्या पकड़ करके रखिएगा, कंठस्थ तब हो जाएगा ज्योग्राफी। और जब आप इंडिया की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, तो इंडिया पर क्षेत्र भी अपने क्या है दिमाग में रखिएगा और पूरी ज्योग्राफी जो जुड़ी है उससे धीरे धीरे आपका कंठस्थ हो जाएगा। आगे की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जैवमंडल, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, विश्व में उनका वितरण कैसे, इसके संबंध में बात करना है। सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व, यानी इस प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए क्या उसका महत्व, उसके विषय में आपको परिचर्चा करना है। वनस्पति एवं पारिस्थितिक तंत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जैविक विविधता, जैसा कि पूर्व के लेक्चर में बात किया था कि केरल और तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और पूरा नॉर्थ ईस्ट जैव विविधता के लिए भारत में पूरा मशहूर है। तो दुनिया में कई ऐसे परिक्षेत्र हैं, उसके विषय में बारीक जानकारी तथा जो पर्यावरण फ्रेंडली हो उसके विषय में आपको जानना होगा। आगे की बात करें हम, निर्वनीकरण की समस्या और वन संरक्षण, यानी क्या धक्का कटाई भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। निर्वनीकरण की समस्या, वन क्यों काटे जा रहे हैं? खूब बढ़िया आपके घर में लकड़ी चाहिए है, खूब बढ़िया फर्नीचर चाहिए, सोफा चाहिए, चाहिए ना कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, चलिए ठीक है, नहीं चलिए चलते रहिए भाई, सोफा वगैरह चाहिए ही, आज की जरूरत भी बन चुकी है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इन लकड़ियां का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, लकड़ियां आती कहाँ से हैं? तो हम नहीं करें, इसका प्रयोग करिए, लेकिन अपने जरूरत के मुताबिक। अनावश्यक रूप से पेड़ों को न काटिए। बहुत अगर जरूरी हो जाए, घर पे गिर रहा है या पेड़ गिर गया या कोई ऐसी बात हो गई तो जरूर प्रयोग करें, हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन कोशिश करिए। हाँ, अगर पेड़ काट रहे हैं किसी कारणवश तो एक काट रहे हैं 5 लगा दीजिए, आप भी पर्यावरण मित्र हो गए, और ये क्या है आपको बहुत कुछ देगा। चलिए आगे की तरफ अगर हम बात करें, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो देखिए मानव पर्यावरण संबंध पूरा पाषाण, नव पाषाण, मानव पर्यावरण अंतर संबंध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यानी ये जो मानव और पर्यावरण का संबंध है, अब आपको यहाँ ये अतीत से खींचेगा। जब से सभ्यता का विकास हुआ, पूरा पाषाण से लेकर के नव पाषाण युग तक मानव और पर्यावरण के बीच में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे एक दूसरे से क्या जुड़े हुए थे, इसके संबंध में आपको परिचर्चा करनी है। वेरियस टाइप ऑफ प्रौद्योगिकी, जैसे कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति के विषय में आपको वैज्ञानिक जानकारी लेना है, अध्ययन करना है। जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव, जनाकीय मॉडल, विकसित और विकास देशों में जनसंख्या समस्या के प्रारूप, माने विभिन्न प्रकार की जनसंख्या बढ़ रही है। यूरोप में क्यों नहीं बढ़ रही है भाई? यूरोप की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो ये इसलिए नहीं बढ़, देखिए जनसंख्या एक वैचारिक जो है जनसंख्या, मूल रूप से अगर हम देखें तो ये वैचारिक आइडियोलॉजिकल जो है स्तर पर है, और तमाम ऐसे कुछ अंधविश्वास भी हैं, और कुछ देश काल समाज की परिस्थितियों के अनुसार किसी स्थान विशेष पे जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होती है, जलवायु भी इस पर इफेक्ट करती है। जैसे हम बात करें मैदानी इलाकों में, अपने उत्तर भारत के जो दुनिया का सबसे मशहूर इलाका है, अच्छी जलवायु है और अच्छी भूमि है, सिंचाई की उपलब्धता है, ध्यान दीजिए, अच्छी मिट्टी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, जलवायु अच्छी, लोगों को भोजन आसानी मिल जाता है। फिर क्या हुआ? इससे जनसंख्या वृद्धि में एक अहम कारक सिद्ध होता है। उन स्थानों पे जहाँ पे जनसंख्या, पहाड़ों पे लोग रहते हैं, हार्ड लाइफ है। अरे पृथ्वी, अपने भारत के अंदर बहुत ऐसी जगह पे क्या है, बहुत हार्ड लाइफ है। आप भाग्यशाली हैं कि मैदानी इलाकों में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको क्या है, जीवन की जरूरी सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन तमाम आपके भाई बहन उन इलाकों में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हिमालय के उन पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, पूर्वी तट, पश्चिम तट के उन पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, जहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार की
जीवन योग्य जीने की दशा की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो आप इस मामले में भाग्यशाली हैं, होना भी चाहिए। आगे की अगर हम बात करें तो देखिए इसी के संबंध में आपको पूरी बात को समझना होगा। वेरियस टाइप ऑफ रेगुलेशन, ये कृषि से जुड़ी हुई, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, ये सब बातों को आपको पढ़ना है। और जनसंख्या, देखिए मैं पूरी बात अगर एक लाइन में कहूं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, विभिन्न प्रकार के जनसंख्याओं का वितरण, ध्यान दीजिए विभिन्न प्रकार के जो जनसंख्या है पूरे पृथ्वी की सतह पर उनका वितरण कैसे है, इसके विषय में आपको पढ़ना होगा। और विकासशील और विकसित देशों की जनसंख्या की प्रकृति के विषय में आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है, आसानी से आप देख पा रहे होंगे, जैसे चाइना ने अभी क्या वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, अब उसने भी वन चाइल्ड पॉलिसी को क्या है कुछ समय के लिए रोक दिया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा एक चीज मैं और आपको यहीं पे मेंशन कर दूं कि आयोजन का जन्म कहाँ हुआ, तो ये रूस की धरती पे हुआ। चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रबंधन की बात हो तो रूस से शुरू हुआ। योजना आयोग जो हमारे यहाँ योजनाएं चलते हैं पंचवर्षीय, ये इसका मॉडल क्या है, ये रूस से लिया गया है। अब पूरे दुनिया में रूस ही वह धरती है जहाँ पे क्या है, मतलब विभिन्न प्रकार के हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्लान मतलब कोई भी कुछ भी करते हैं, स्कीम बनाते हैं, तो उसके विषय में एक पर्टिकुलर एक जैसे फ्रेम बनाना, एक उसकी जो है गुणवत्ता को जांचना परखना, कैसे हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे आइडियोलॉजी का, कैसे हम कोई भी योजनाएं अगर मूवमेंट हो रहे हैं तो कैसे कैसे उस पर हम जो है बेहतर रिस्पांस दे पाएंगे अपने सिटीजन के लिए। इस आइडियोलॉजी का जन्म रूस में हुआ। इस चीज को भी आपको जानना होगा, समझना होगा। आगे की हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, वेरियस टाइप ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, संसाधनों का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण और संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, इसके विषय में पढ़ना है। जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा उपयोग जन्य समस्याएं एवं संरक्षण, जैसे जल की समस्या, मिट्टी प्रदूषित हो रही, उसके संबंध में वेरियस टाइप ऑफ ऊर्जा के स्रोत के विषय में पढ़ना है। मानव संसाधन का संरक्षण, कृषिगत भूमि का उपयोग, खाद्यान्न उत्पादन एवं उसका क्षेत्रीय स्वरूप, मतलब गेहूं, चावल, धान, कपास, तिलहन, इन सब के विषय में क्या है आपको पढ़ना है और इसके विषय में आपको जानना है। औद्योगिक अवस्थित के प्रमुख सिद्धांत, न्यूनतम लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमुख व्यापारिक प्रखंड और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, वायुपत्तन एवं बंदरगाह। यानी कहने का अर्थ है इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के फसलों से जुड़ी हुई, विभिन्न प्रकार के फसलों के से जुड़ी हुई ये वैश्विक स्तर है। ये विश्व में कौन फसल कहाँ जाती, तिलहन कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कपास, जूट कहाँ ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पत्तन पूरी दुनिया के अंदर, विभिन्न प्रकार के जो एयरपोर्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसके विषय में मुख्य रूप से पढ़ना होगा, मुख्य पढ़ना होगा। और इसी के साथ हमें क्या है, न्यूनतम लागत सिद्धांत के विषय में पढ़ना होगा, जो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन है लेकिन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के विषय में ध्यान दीजिए, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के विषय में आपको पढ़ना होगा, जो कि क्या है जी इकोनॉमिक का पोर्शन है लेकिन ज्योग्राफी के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। और विश्व के औद्योगिक प्रदेश, पोत निर्माण भारत में कम होता है, जलयान यानी पानी वाली जहाज नहीं बनता, जापान में खूब बनता है, क्यों, इन्हीं सब के विषय में विभिन्न प्रकार के जलयान उत्पादन केंद्र, विभिन्न प्रकार के नागरिक विमान उत्पादन केंद्र, विभिन्न प्रकार के अगर हम बात करें तो फाइटर जेट वगैरह कहाँ बनते हैं, उसके विषय में देखिए बहुत हल्का पढ़ना है। फाइटर जेट वगैरह के विषय में ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मोटी बातें आपको पढ़ना होगा। और ये विश्व स्तर की चीजें हैं, ये पूरे वैश्विक परिदृश्य में आपको पढ़ना होगा। अगर हम बात करें प्रादेशिक भूगोल, देखिए मैं बात वही कर रहा था, फिर आ गया पॉइंट कि प्रादेशिक भूगोल में विकसित और विकासशील संक्रमण देशों की अवधारणा, किसे हम विकसित कहेंगे, किसे हम विकासशील कहेंगे।
किसे हम विकसित कहेंगे, किसे हम विकासशील कहेंगे? अमेरिका विकसित, बांग्लादेश विकासशील, संक्रमणीय देश केनिया, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या है? नहीं विकास है, मैंने विकासशील है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, ज्यादा से ज्यादा नहरें पाकिस्तान को में चली गई। ऐसा बंटवारा जब हुआ, स्वर्ग है पूरे दुनिया का। पाकिस्तान की धरती क्या है? स्वर्ग है। इतना स्वस्थ हेल्दी वहां का सॉइल है, मृदा है। लेकिन क्या है कि वो प्रबंधन की कमी के कारण आज भी वो संघर्षशील देश में आ गया है। अब वो संघर्षशील देश है, न विकसित में न विकासशील में। बम बनाने से कोई विकासशील नहीं हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इतनी बातें यहां पे जरा समझ लिया जाए। तो कहने का था विकसित देश उनकी विशेषताओं के संबंध में, विकासशील देश कौन है, संक्रमणीय देश कौन की अवधारणा के संबंध में, एवं प्रत्येक की विशेषताओं का विवेचन, निम्न प्रदेशों के प्राकृतिक स्वरूप, जनसंख्या, संसाधन, आधार और उनके विकास का अध्ययन। आप ध्यान दीजिए, यहां पे बात करा आंग्ल अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, पूरा यूरोप, रूस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह बेल्ट, फिलीपींस वाले बेल्ट की बात की जा रही है के विषय में। देखिए इनका सब कुछ पढ़ना है। अब थोड़ा डिफरेंट हुआ ना, टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में डिफरेंट हुआ ना। अब ध्यान दीजिए, आंग्ल अमेरिका की जब बात करें तो उत्तरी अमेरिका है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के संबंध में विभिन्न प्रकार के पर्वत, विभिन्न प्रकार के पठार, विभिन्न प्रकार के बंदरगाह, विभिन्न प्रकार की नदियां, विभिन्न प्रकार के घास के मैदान, विभिन्न प्रकार के मरुस्थल, एक ही सेगमेंट से हम आपको जोड़ रहे हैं। आंग्ल अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के विषय में मरुस्थल, नदी, पर्वत, पठार, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादन केंद्र, सब कुछ को क्या है, एक कलेवर के रूप में आपको पढ़ना है। अब यही बातें आपको पूरे यूरोपीय समुदाय, शब्द है यूरोप महाद्वीप नहीं दिया, यूरोपीय समुदाय दिया, तो उसमें भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत वो लोग सेंसिटिव होते हैं, यूरोप के लोग क्या है, बहुत ही लगभग साइंस आइडियोलॉजिक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए तो नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट यूरोप की धरती पर इतना तीव्र गति से हुआ जो आज भी हो रहा है। तो यूरोप के जो विभिन्न देश हैं, मुख्य विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, नदी हैं, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र, कोयला, इन सब के विषय में क्या है, हमें पढ़ना है। इसके विषय में, इन सब के विषय में हमें पढ़ना है। रूस के विषय में चीन और जापान, ध्यान दीजिए, रूस, चीन, जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया और ये जो है फिलीपींस, वियतनाम, इन सब के विषय में आपको क्रमवार पढ़ना है। सिंगापुर के विषय में पढ़ना है। इसके विषय में पर्टिकुलर रख दिया गया है क्योंकि ये पड़ोसी हमारे पड़ोस से ज्यादातर चीजें जुड़ती हैं। तो इन चीजों को जानने के बाद एक समझ आपकी विकसित होगी ज्योग्राफी के प्रति, ऐसी आयोग द्वारा अपेक्षा की जाती है। आगे की अगर हम बात करें तो भारत का भौगोलिक भूगोल, अब आप यहां से समझिए इतनी बातें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत का भौगोल मतलब भारत का भूगोल। अब आसानी समझिए, भारत की पूरी भौगोलिक संरचना, भारत का पूरा नदी ड्रेनेज सिस्टम, भारत की पूरी मिट्टी काली है, काली है, लाल है, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सब कुछ। अब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत की पूरी भौगोलिक संरचना, पूरा ड्रेनेज सिस्टम, पूरा भारत की मिट्टी और भारत की जलवायु, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट इन इंडिया, पॉपुलेशन डिवाइड इन इंडिया, यानी पॉपुलेशन का जो वितरण एरिया है वो कहाँ कहाँ है, कौन 10 लाखी है, कौन 50 लाखी, कौन 5 लाखी, जनसंख्या के आधार पे नगरों का वितरण और जनसंख्या से होने वाली समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे, आसानी से स्क्रीन पे देखिए कि जैसे सीमेंट, एल्युमिनियम का उत्पादन, वितरण, प्रतिरूप एवं उत्पादन प्रवृत्ति,
अवस्थापना का विकास एवं समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि। जैसे मैं बात किया कि जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, जब आप विभिन्न नदियों के विषय में पढ़ेंगे तो आपको फिर क्या, उस नदियों पे विभिन्न प्रकार के जो बांध बनाए गए हैं, जब उन बांधों के विषय में पढ़ेंगे तो बांधों से भी कभी कभी भूकंप आते हैं, मानव जनित भूकंप, उसके विषय में आपको भी मेंशन करना होगा, जानना होगा। तो मूल रूप से कहने का अर्थ है कि भारत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पूरा भारत की भौगोलिक संरचना, विभिन्न प्रकार के पर्वत जैसे काराकोरम पर्वत, इसके बाद जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, इसके बाद नामचा बरुआ तक विभिन्न प्रकार के पर्वत जो भारत की सीमा पर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नाग डिब्बा पर्वत श्रेणी की बात हो, चाहे पीरे पंजाल पर्वत श्रेणी की बात हो, सब कुछ को क्या, नंदा देवी की बात हो, सब कुछ को आपको क्रमवार पढ़ना है, स्टेट वाइज। अब उसमें आपको ये भी जानना होगा कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो क्या है ट्रांस हिमालय में है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो बृहद हिमालय में है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो लघु या मध्य हिमालय में है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो शिवालिक हिमालय में है, और किन, पहली चीज तो ये जानना होगा कि किस हिमालय में है, फिर आपको जानना होगा कि किस राज्य में अवस्थित है, यानी क्या है, किस राज्य में अवस्थित है, स्थित है? तो देखिए, और पश्चिमी घाट पे कौन कौन, गुजरात से शुरू होती है केरल तक विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पे जो शुरू होती है उड़ीसा से और चली जाती है पूरा तमिलनाडु तक, कौन कौन पर्वत श्रेणी है, विभिन्न उसमें कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की नदियों का जल प्रवाह है, उसके विषय में आपको पूर्ण रूप से जानना होगा, समझना होगा, तब जाकर के आपकी एक बेहतरीन जो है तैयारी। जैसे मैंने ये थोड़ा सा इसके विषय में और जिक्र कर दें हम आपको, जैसे फिर से समझिए, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल साल्ट, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी विभिन्न प्रकार की जो भारत के फसलें, जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी फसल ज्यादा पाई जाती है, तिलहन किस प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है, पर्टिकुलर उनका रेंज क्या है, तो 1 2 3 कम से कम 3 आपको जानना होगा। जैसे अगर हम बात करें रबड़ उत्पादन की, अगर हम बात करें लौह अयस्क उत्पादन की, अगर हम बात करें टिन की कि टिन किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है, तो क्रमवार आपको पूरी एक श्रृंखला समझनी होगी। फिलहाल मैं आपको इस तरीके से आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलर इस पोर्शन में आपको मूल रूप से ये पढ़ना है कि भारत की भौगोलिक संरचना पूरा का पूरा, इसके बाद आपको पढ़ना है पूरा ड्रेनेज सिस्टम, विभिन्न प्रकार की उस पर बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसके विषय में पढ़ना है। इसके बाद आता है विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उनका वितरण किन किन क्षेत्रों में है, भारत की जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है उनका वितरण किन किन क्षेत्रों में है, इसके विषय में पढ़ना है। और विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है, जैसे दक्षिण पूर्वी मानसून से चीजें हमारी शुरू होती हैं, भारत एक मानसूनी जलवायु पर जो है लाभ उठाता है, यानी मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। और उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है तो किन किन प्रदेशों में या भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा करता है, इसके विषय में मूल रूप से आपको जानना होगा और समझना होगा। तो पूरी फसलें, पूरा खनिज, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। विभिन्न प्रकार के भारत के अंदर औद्योगिक केंद्र, इसके विषय में आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। ये हमारी परिचर्चा के क्रम में बातें चल रही थी, हम लोगों ने जाना क्रमवार कि किन किन फैक्ट से जुड़ करके ज्योग्राफी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके विषय में हमको आपको स्टडी करना है। कल के लेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल से शुरुआत करते हैं और फिर आगे की चीजें क्रमवार बढ़ती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।